मित्रों, सादर नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ। सभी मित्रों का हृदय से नमन करता हूँ। मैं हूँ आपका देवव्रत शर्मा आयन। आज आपके समक्ष जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम समूह की ओर से मंच द्वारा आरंभ किया गया नया प्रोग्राम, एक विशेष कार्यक्रम है हमारा, जिसका नाम है जीवंत व्यक्तित्व। उसके प्रथम पुष्प के रूप में हम लेकर आए हैं हमारे साथ बहुत ही देश के परम विख्यात गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी को। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे जीवंत व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज के हमारे विशेष अतिथि उच्च कोटि के जीवन सृजन के लिए प्रसिद्ध गीतकार हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं और मैं इससे पहले कि उनसे प्रमोद मिश्र से और निर्मल बनने का सफर कैसे उनका प्रारंभ हुआ उसके बारे में जाने, तो उनसे मैं, चूंकि किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ जो होता है वो माँ सरस्वती और आराधना से होता है, वंदना से होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कार्यक्रम का प्रारंभ करें और वंदना करें। आदरणीय, परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय देवव्रत शर्मा जी, और आपके इस मंच पर जीवंत सृजन अभिव्यक्ति मंच, बहुत सुंदर आपने नाम दिया है इस मंच को। जीवंतता बहुत जरूरी है। अरबों खरबों लोग आए और चले गए, विभिन्न विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने दी, लेकिन उस अभिव्यक्ति को ही नोटिफाई किया गया जो उनकी एक जीवंत थी, मौलिक थी। जीवंत सृजन भी ऐसा जीवंत हो। सृजन का अर्थ ही है मित्रों कि स्पंदन हमारे मन को स्पंदित कर दे। तो बहुत अच्छा आपने रखा है, जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम, विभिन्न अभिव्यक्तियों का संगम हो जो कि जीवंत हो। ये क्रिएशन है, ये सृजन है। मैं आपको नमन करता हूं इस नामकरण के लिए और इस उद्देश्य के लिए कि आपने साहित्यकारों को, रचनाकारों को यहाँ बुला करके उनकी मौलिक अभिव्यक्ति को जानना चाहा। जिस विधा में भी वो हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, गजलकार हैं, गीतकार हैं, जो भी हैं। तो आज की बात शुरुआत आप करें, उससे पहले मैं नमन कर लेता हूं। गिरसम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लेखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि गुणनामीशम पारम न्याति। मैं सबसे पहले शारदा को नमन करूं, लेकिन उससे भी पहले जिसको शारदा भी नमन करती हैं, उसका नाम है गुरु। और आज के हमारे गुरु हैं, आज रविवार है, तो पूरे विश्व के गुरु को मैं मानता हूं सूर्यदेव को। मित्रों, आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमारे पास गणेश जी नहीं थे, शंकर जी नहीं थे, विष्णु नहीं थे, जिनको कि हम वंदना कर सकें, उस समय केवल एक चीज थी, उसका प्रमाण भी है, उसका नाम है सूर्यदेव। सूर्यदेव को मैं भगवान मानता हूं क्योंकि उनमें ईश्वर के सारे गुण हैं। इसीलिए ऋग्वेद की लगभग पहली ऋचा में ही उनकी वंदना की गई है। चूंकि यार रविवार है, तो मैं आप सब रचनाकार मित्रों को उनकी वंदना का महत्व दिखाते हैं कि सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है सृष्टि के लिए। ऋग्वेद की पहली ऋचा है, ओम विश्वान देव सवितः दुरितान प्राशुभ, यद भद्रम तन्नासु।
हे विश्वानिदेव सविता, हे सूर्य भगवान विश्व के देवता। क्योंकि उस समय शंकर जी नहीं थे, उस समय गणेश नहीं थे, उस समय सरस्वती मां नहीं थी, तब सूर्य था। तब हमारे ऋग्वेद ने किसको संबोधित किया अपना ग्रंथ? सूर्य को। ओम विश्वानिदेव विश्व के देव सविता सूरज, दुरितान पराशुभा, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो विषय हैं, उनको दूर करें, और यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो, वो हमें हमारे अंदर समाविष्ट करें। तो सूर्य भगवान से हमने पहली प्रार्थना की, जिसका दस्तावेज भी हमारे पास है ऋग्वेद के रूप में, और उनसे हमने प्रार्थना की, हे विश्वदेव सूर्य। क्यों? सूर्य में सारे गुण हैं भगवान के, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपलब्ध है, प्रिविडेस्ट, हसर व्याप्त भी है ये हर जगह, और ये अमीरों गरीबों के घर अलग अलग तरीके से नहीं जाता है, समान रूप से। तो इसलिए मैं सूर्य भगवान को भी आज नमन करता हूं, और आपके इस पटल को, आपके श्रोताओं को, और आज के इस वातावरण को, और जिसका नाम आपने दिया है कि जीवंत, जीवंतता बहुत जरूरी है। अगर हमारी नदी जीवंत न रहे, हमारा झरना जीवंत न रहे, तो निश्चित रूप से नदी तालाब में बदल जाएगी, गंदे तालाब में बदल जाएगी नदी। स्थिरता कभी अच्छी नहीं लगती है, निरंतरता होनी चाहिए, इटर्नल विजिलेंस द प्राइस ऑफ लिबर्टी। तो आज आपने हमें अवसर दिया हमसे बातचीत करने का, साहित्यिक अभिरुचि जानने का, तो निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारे परम आदरणीय प्रमोद निर्मल जी हैं और मिश्र जी हैं, और उनके निर्मल बनने का सफर कैसे हुआ प्रारंभ, इससे पूर्व हम ये जानना चाहेंगे महोदय कि आपके वो जो महान विभूतियां थी, जो जिन्होंने आपको ये नाम दिया प्रमोद मिश्र, हम उनके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपको कैसे नाम मिला, और उसके बाद में कैसे आपका बचपन रहा, कैसे आप जो हैं, आपका सफर कैसे शुरू हुआ, एक बचपन से लेके आप इस महान व्यक्तित्व तक पहुंचे हैं। कृपया उसके बारे में बताएं हमें थोड़ा। बहुत व्यक्तिगत प्रश्न आपने किया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताश्री बौद्धिक रूप से बहुत विकसित थे, और पेशे से वो एक डॉक्टर थे, बीएमएस डॉक्टर थे, वैद्य विशारद जी ने बोलते हैं, और वो हिंदी, उर्दू और संस्कृत, अंग्रेजी चारों भाषाओं के विद्वान थे, और स्वाध्याय बहुत करते थे। तो उन्होंने हमें बचपन से ही, हम 7 भाई हैं, और 7 भाइयों में हमारा तीसरा नंबर आता है, और बहनें भी हमसे बड़ी हैं, तो हम 5वां नंबर है मेरा। तो उन्होंने हमें विशेष रूप से मेरा नाम प्रमोद इसलिए रखा कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तो उन्होंने बताया मेरे को कि तुम्हारे आने से मेरे घर में एक विशेष आनंद आया, और इसीलिए उन्होंने मोद माने होता आनंद, प्र माने विशेष, एक विशेष आनंद उनके घर में प्रवेश किया मेरे रूप में, तब उन्होंने मेरा नाम प्रमोद रखा। वो आनंद तो होता ही है, बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो तो घर में ढोलक तो बजती है, लेकिन एक विशेष आनंद की अनुभूति न हुई, इसलिए उन्होंने मोद न रख करके मेरा नाम प्रमोद रखा, विशेष आनंद की अनुभूति हुई। तो ऐसे उन्होंने मेरा नामकरण किया होगा, बहुत बुद्धिजीवी थे वो। दूसरी बात, क्योंकि आज मैं एक साहित्यकार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूं, तो मैं उनकी भूमिका भी बता दूं कि मेरी मां कम पढ़ी लिखी थी, कक्षा 4 पास थी, मेरे पिताश्री मिडिल पास थे उर्दू से, और फिर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की विशेष शिक्षा पाई। तो उन्होंने, माँ हमें क्या करती थी कि गर्मी की छुट्टियों में रामायण रख करके, रामचरितमानस रख करके हमारे सामने, कक्षा 3, 4 में 5 में पढ़ता हूँ, जब से पढ़ना सीखा तो वो रामायण रख देती थी, हम पढ़ते थे उसको, तो आनंद नहीं आता था, हमें समझ नहीं आती थी। तो हमने कहा ये समझ में नहीं आ रहे मेरे, बोले तुम पढ़ो, ये मत सोचो समझ में आ जाएगी, तुम पढ़ो इसको। तो हम रोज रामायण का 1-2 पेज पढ़ते थे गा गा करके। इस तरह से हमारी रुचि हुई रामचरितमानस में। और पिताश्री हमें संग लिटाते थे। तो एक बार वो बोले कि कौन से क्लास में तुम पहुंच गए हो? हमने कहा कक्षा 8 में पहुंच गए। बोले कक्षा 8 में तो अपठित भी आता है? हम यहाँ अपठित आता है।
बोले चलो हम एक अपठित देते हैं आपको और आप हमें इसका अर्थ बताइए। तो उन्होंने एक दोहा दिया रहीमदास जी का कि रहमन रहला की भली जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। तो हमारी समझ में नहीं आया, हम क्या बताएं, क्या अर्थ बताएं। जब हमें यही नहीं समझ में आया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो हमने कहा हमने कि तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा और हमने पढ़ा ही नहीं। बोले जब तुमने नहीं पढ़ा है इसीलिए अपठित है, अगर पढ़ा होता तो पाठ्य होता, पठित होता। तो पठित की बात मैं नहीं, आज तुम्हें मैं बताने चला हूं कि अपठित को किस तरह से उसकी व्याख्या करें, किस तरह से उसके अर्थ निकालें। फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कहां से लिया गया है। रहीमदास जी का दोहा है और इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। फिर उन्होंने कहा प्रसंग कि आखिर इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। तो प्रसंग में उन्होंने बताया कि ये किस संदर्भ बात कही है। तब उन्होंने अर्थ बताया कि रहमन माने रहीमदास जी, रहला माने मोटा अनाज। कि रहीमदास जी कहते हैं कि मोटा अनाज की रोटी अगर चित्त लगा के, मन लगा के, प्रेम पूर्वक परसी जाए तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय अच्छे मैदा की पूड़ियां जो बिना मन से खिलाई जाए। तो फिर उन्होंने मेरे को पूरी व्याख्या करी और लास्ट में समझाया कि कभी इसमें कहना क्या जाता है। उन्होंने बताया कि असम्मान से खिलाया गया भोजन या किसी तरह की परिचर्या अच्छी नहीं है। अगर कोई रूखा सूखा प्रेम से पानी भी पिला दे तो वो बेहतर है। तो इस तरह से उन्होंने हमें कविता से, अपठित से रूबरू कराया और हमें शैली बताई। तो पिताजी का बहुत योगदान रहा। बाद में पिताजी ने हमें एक अपनी कविता लिख करके और दी, जो हम उस समय जो शादियां होती थी उनमें हम सुनाते थे। लोग प्रसन्न होते थे, हमें 5-5, 10-10 रुपए सब लोग देते थे, 20-25 रुपए हमारे हो जाते थे। हमने तब से जाना कि कविता बहुत अच्छी चीज होती है और मैं कविता के पीछे पड़ गया और आज आपके सामने। वाह 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 वाह। देखिए, ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि माता पिता का योगदान कितना बड़ा योगदान है। आपको कहां से कहां पहुंचाने के लिए एक एक सीढ़ी। आपकी माता भले ही वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने आपको इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया कि उसके लिए हम वास्तव में कहा जाता है कि माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। और ये बात आज सिद्ध होती है। और इसको जानकर के इतने परिवार साहब नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला होती है। हमारे संस्कार की जो बीज हैं वो हमारे माता पिता ही हमारे शरीर में बोते हैं, हमारे मन में बोते हैं, जैसे संस्कार चाहते हैं। हमें आज दिन तक ताश खेलने नहीं आते। मेरी माताजी ने कह दिया था अगर ताश खेलते हुए तुम कहीं देख भी लिया तो हम बहुत पिटाई करेंगे। तो आज दिन तक मुझे ताश खेलने नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले आदरणीय चाहेंगे कि चूंकि ये कार्यक्रम जो है, हमारे बीच में इतने महान गीतकार भी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो कोई एक गीत की प्रस्तुति करें हमारे साथ में, तो ताकि जो है आगे हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो उसका आनंद ले पाए। आदरणीय निर्मल जी। मित्रों, चूंकि माता पिता की संस्कारों की बात चली है और आप एक साहित्यकार से रूबरू हो रहे हैं, तो उसका दर्शन जानना बहुत जरूरी है कि साहित्यकार, रचनाकार का दर्शन क्या है। जो उसका दर्शन होगा वही उसकी रचनाओं का दर्शन भी होगा। तो आइए सबसे पहले हम आत्मा परमात्मा की बात कर लेते हैं कि हम यहाँ इस जीवन का लक्ष्य क्या है और हम क्यों आए हैं। मित्रों, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो आधी समस्या तो हमारी हल हो जाती है कि हमें करना क्या है। हमारा धर्म वो है जो हमें धारण करना चाहिए, मस्ट। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात करती है और ये कहती है, सखीरी, तुम्हारा ये शरीर जो ईश्वर ने दिया था तुम्हें, तो ये तुमने कलंकित कैसे कर लिया? चादर जो दी थी ये कलंकित क्यों कर ली? तो आइए, ये बातचीत है, वार्तालाप है आत्मा और परमात्मा का। वाह वाह। और दो सखियां हैं, स्वागत। मटमैली पड़ गई सखीरी, यह पचरंग चुनरिया है,
यह पचरंग चुनरिया मटमैली पड़ गई सखीरी, यह पचरंग चुनरिया। पंच तत्व की काया हमारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनो शरीरा। ये पांच तत्व की जो काया है, पांच रंगों की जो काया हमारा शरीर है, ये आखिर बदरंग कैसे होगी? पूछती आत्मा कि मटमैली पड़ गई सखीरी, यह पचरंग चुनरिया है, यह पचरंग चुनरिया। देखें कि मोटी मोटी पहल रुई की मैली एक धुनी थी, मैली एक धुनी थी। शर्मा जी पहुंचे वहां पर कि मोटी मोटी पहल, ये चादर कैसे बनती है कि मोटी मोटी पहल रुई की मैली एक धुनी थी, है मैली एक धुनी थी। और सांस सांस के धागों से ये, सांस सांस के धागों से ये चादर एक बुनी थी, चादर एक बुनी थी। सांस के धागों से ये चादर एक बुनी थी, है चादर एक बुनी थी। फिर क्या हुआ कि नया थान यह बिकने आया, मित्रों नया थान ये बिकने आया, चलती हुई बजरिया, मटमैली पड़ गई सखीरी, पचरंग चुनरिया है, ये पचरंग चुनरिया। चल है कि नया थान ये है बिकने, जब हम पैदा हुए तो नए नए आए, इस मार्केट में आ गए पूरा कि नया थान ये है बिकने आया, चलती हुई बजरिया है, मटमैली पड़ गई सखीरी, यह पचरंग चुनरिया है। और मित्रों जब हम संसार में आ जाते हैं, संसार रूपी बाजार में आ जाते हैं, तो यहां पर हमारे क्या हाल होते हैं कि गुण के ग्राहक सहस नर विनुगुण लह न कोई। जो गुणी होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, वो मार्केट से उठा लिए जाते हैं। तुम अच्छे कारपेंटर हो, तुम अच्छे इंजीनियर हो, आओ मेरे साथ। तो इस तरह से उठा लिए जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर गुण नहीं होते हैं उनको रिजेक्ट कर देती है दुनिया, तुम यही रहो, तुम्हारा ये गुण खराब है, ये नहीं बिकेगा। इस तरह के माहौल में देखें आप कि हर ग्राहक इस भरी हाट में माल परखने आया है, माल परखने आया। इस संसार में कि हर ग्राहक इस भरी हाट में माल परखने आया है, माल परखने आया। मोल तोल कर बढ़ा बढ़ा कर, मोल तोल कर बढ़ा बढ़ा कर लिया जिसे जो भाया है, लिया जिसे जो भाया। अपनी नाप तोल में उसके पैरामीटर में जो आ गया उसको ले लिया। आप देखें बहुत सुंदर गीत सुन रहे हैं कि नया हर ग्राहक इस भरी हाट में माल परखने आया है, माल परखने आया। मोल तोल कर बढ़ा बढ़ा कर लिया जिसे जो भाया है, लिया जिसे जो भाया। कि सौदा ले ले चले मुसाफिर, सौदा ले ले चले मुसाफिर अपनी राह डगरिया, मटमैली पड़ गई सखीरी, ये पचरंग चुनरिया है, ये पचरंग चुनरिया।
मटमैली पड़ गई सखरी यह पचरंग चुनरी। अब मित्रों बताऊंगा कि आखिर ये हमारी पंचतत्व की जो चुनरी है, चादर है, वो मटमैली क्यों पड़ गई। ध्यान देना, कविता वो है जो आपको विसंगतियों को बताए, त्रुटियों को बताए, और लेकिन उसका समाधान भी सुझाए। उसका दर्शन कविता होता है। देखें स्वागत कि छू छू कर किरणों की आभा रंग खिंच गया कोई है, रंग खिंच गया कोई। होना ये चाहिए था कि ईश्वर के यहां से हम अलग हुए, ईश्वर के अंश अलग हुए थे, तो हमें ईश्वर के सारे गुण साथ लाना चाहिए थे, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ, यहाँ बहुत सारी किरणें हैं, बहुत सारी यहाँ पर विकृतियां हैं, हम उन हवाओं में, उन रोशनियों में फंस गए। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकदार जो चीज है वो सोना नहीं है, लेकिन हम लोग चमकती दुनिया में, चमकती दमकती दुनिया में फंस के रह गए। देखिए मित्रों कि छू छू कर किरणों की आभा रंग खिंच गया कोई है, रंग खिंच गया कोई। पिया पवन ने रंगी कहीं तो बरसा ने छवि धोई, बरसा ने छवि धोई। छू छू कर किरणों की आभा, छू छू कर किरणों की आभा रंग खिंच गया कोई है, रंग खिंच गया कोई। पिया पवन ने रंगी कहीं तो, विभिन्न हवाओं में ये हमारे व्यक्तित्व को समारा बनाया है कि पिया पवन ने रंगी कहीं तो वर्षा ने छवि धोई, वर्षा ने छवि धोई। हुआ क्या, कच्ची कच्ची चुनरी रंगली, कच्ची कच्ची चुनरी रंगली, करता कौन कदरिया है, मटमैली पड़ गई सखीरी यह पचरंग चुनरिया है, यह पचरंग चुनरिया हो, मटमैली पड़ गई सखीरी यह पचरंग चुनरिया, यह पचरंग चुनरिया। बहुत बहुत वाह 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 वाह। देखिए, इसे कहते हैं कि भावों की पराकाष्ठा। आपके गीत में, आपके सृजन में जो भाव हैं उनकी पराकाष्ठा है, वो हृदय को छूने वाले हैं, वो मन के अंदर तक समा जाने वाले हैं। आदरणीय, बहुत ही, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार, साहित्य प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक कविश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिहाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ पंडित भूदेव शर्मा जी भी जुड़े हुए थे। आदरणीय हमारे साथ में वंदना पांडे जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में और भी बहुत सारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं जो जो आपका गीत था उसका जो आनंद ले रहे हैं पूरे के पूरे। और मैं पटल पर उपस्थित सभी अपने आदरणीय विद्वज्जनों का सादर नमन और अभिनंदन करता हूँ। जुड़े रहिए। और अब हम आगे चलते हैं आदरणीय, कि जो पढ़ाई के साथ साथ आपने जो बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो पढ़ाई हुई है उसके साथ जो कवि हृदय में कुछ भाव ऐसा नहीं है कि वो आज ही अंकुरित हुए हैं। आपके भावों का अंकुरण जो है वो एक बचपन से, जब थोड़ा युवावस्था की तरफ जाता है, बच्चे से थोड़ा बड़े होते हैं, पढ़ाई की तरफ जाते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो ये भावांकुरण होने लगते हैं। तो आपके हृदय में भी ऐसा कुछ अंकुरित स्फुटित हुए होंगे, और वहाँ से आपने कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ की उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे महोदय। और उसके साथ साथ जैसे कॉलेज की आप लाइफ रही, उसके बाद में जो आपका संगी साथी रहे, जो मित्रों का वातावरण आपको मिला, जिस वातावरण में आप बढ़े हैं, भाई बहनों का प्यार तो आपके घर में भरपूर मिला, आपको माता पिता का प्यार मिला, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आदरणीय। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आखिर ये साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ। निश्चित रूप से हमने बताया कि माता पिता ने इसके बीज डाले, हमारे संस्कारों में बीज बोए
कि तुम्हें कौन सी दिशा तय करनी है। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं हाई स्कूल करके और बीटीसी करके मैं मुंशी प्रेमचंद की तरह अध्यापन में जाऊं। वो सबसे जी आदर्श पेशा मानते थे अध्यापन को और बताते थे उसका महत्व क्या है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मैं कॉलेज में पहुंचा, तब मुझे पता चला कि वास्तव में जो प्रेम है, जैसे मैं राम सीता का प्रेम, कृष्ण और राधा का प्रेम मैं सुना करता था बचपन में भजनों में। मेरी शुरुआत भजनों से हुई। मैं हर मंगलवार को कीर्तन करता था हारमोनियम बजा के, तो मैं वहां से भजन गाता था। तो मैंने फिर जाना, जब हम अपने संगी साथियों से मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा। बोले आप पढ़ डालिए। तो फलाने को पढ़ा तो हमने शेक्सपियर को पढ़ लीजिए। तो हमारे जो साथी थे वो उच्च कोटि के इंटेलिजेंट हमेशा रहे, मैं उनकी संगति हमेशा करी। तो उन्होंने हमें साथियों ने बताया, और उसी में एक साथी था हमारा अग्नोत्री करके, रविश अग्नोत्री। तो उसने बताया कि आप नीरज जी को पढ़िए। तब उसने हमें नीरज जी को पढ़ने की सलाह दी, तो मैं उस समय पढ़ने लगा और तब तक हमारा फिर सानिध्य भी हो गया था नीरज जी से। और जहां तक आपने बताया कि अंकुरण कैसे हुआ कविता का, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं बीएड क्लासेस, बीएड की अपने ट्रेनिंग कर रहा था, टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कर रहा था। तो वहां पर एक महिला थी, तो वो पीएचडी हिंदी में कर रही थी, वो भी बीएड करने आई थी। तो उसने हमसे बातचीत की, तो उसने कहा कि आपका शौक क्या है, आप क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं? तो हमने कहा हम हिंदी में कविताएं लिखते हैं। तो उसने कहा हम तो हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप अपनी कोई कविता सुनाइए। बहुत सुंदर सी महिला थी। तो हमने कहा सुनाते हैं, तो हमने उसको सुनाई। तो बोली ये तो कविता मुझे आपकी लगती नहीं है, आपने कहीं से चुराई है, और सुनाना अच्छी बात है लेकिन आप अपनी लिखो कुछ। तो हमने कहा मैडम आपको, मैडम नहीं, हमारे बहन जी बोलते हैं। तो हमने कहा बहन जी आप एक बात बताइए, आपने ये कैसे जान लिया कि कविता किसी और की है? जब आपने मेरे को बोला कि आप सुनाइए अपनी, तो मैंने अपनी सुनाई। बोले नहीं, जो शब्द संयोजन है, जो गहराई है इसमें कथ्य में, तो वो आपको सूट नहीं करती, आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी मानसिकता को देखते हुए। हमने कहा सीधा सीधा बताइए। बोले आपकी कविता नहीं है ये, आपने किसी से सुनाई है। तो हमने, आप अपना नाम बताइए क्या है? बोले मेरा नाम पूर्णिमा द्विवेदी है। तो हमने प्यार से पूनम कहें चलेगा? बोले चलेगा। हमने उसको एक मिनट में हमने उसके लिए कहा कि ये पूनम सा चांद न जाने कहां खिलेगा, ये पूनम सा चांद न जाने कहां खिलेगा, इस राधा को श्याम न जाने कहां मिलेगा, इस राधा को श्याम न जाने कहां। वो बहुत चक्की रह गई। बोली आपने नाम तो पूर्णिमा से पूनम कर दिया, बहुत अच्छा लगा, साहित्यिक नाम है, लेकिन आपने ये कैसे जान लिया कि मैं कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूं? हमने कहा ये आपके चेहरे पे लिखा है। आपका चेहरा जो है, आपका वो ऐसा लगता है जैसे किसी गोपिका का चेहरा हो। तो वो मान गई, कहती आपके अंदर बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर है। तो एक काम करो, ये अपना जो पंक्ति लिखी है हमारे डायरी में लिख दो। तो उसने अपना पेन दिया और डायरी दी, मैंने ये लिख दिया, ये पूनम सा चांद न जाने कहां खिलेगा, इस राधा को श्याम न जाने कहां मिलेगा। और वो लिखवा करके उसने डायरी तो अपने पास रखी और मेरे को पेन दे दिया, अपना पेन। और ये कहा हो सकता है इस पेन से ही आपकी कोई रचना बन जाए। तो साहब रचना कहां से पैदा होती वो आप देखें। तो मैं घर आया, उसमें बैचलर था, तो घर आकर के मैंने खाना वाना और ये सब बाद में खाया। पहले हमने कविता रची और उसका नाम लिख दिया, ऊपर शीर्षक था तेरी कलम से। वो कविता की पंक्तियां आप सुने, जो पहली कविता बोल सकते हैं। वाह वाह वाह, स्वागत है आनी। तब तक मैं नीरज जी के सानिध्य में आ चुका था, आलोक में आ चुका था, तो उनकी शैली में ही मैं एक दो पंक्ति आपको सुनाता हूं। ध्यान रहे, उस लड़की ने मुझे कलम दी है और चैलेंज कर दिया है कि आप इससे कविता बनाएंगे। शीर्षक है उसका तेरी कलम से। काफी दिनों बाद मैं इस तरह के प्रेम प्रसंग में बातचीत कर रहा था। इससे पहले मैं अपनी तैयारी कर रहा था, बीएड कर रहा था। तो देखें, बेहोश अधरों ने छलकता, बेहोश अधरों ने छलकता, जाम फिर पिया, तेरी कलम ने कागज बदनाम कर दिया। बेहोश अधरों ने छलकता, जाम फिर पिया, तेरी कलम ने कागज
बदनाम कर दिया। और एक बंद सुनाऊंगा इसलिए कि उस समय मैं शेक्सपियर, मैं इंग्लिश से कर चुका था तो मैं शेक्सपियर वगैरह पढ़ा था, तो इसमें वो आ गया है थोड़ा सा कि जिंदगी का खेल खेला, थक गया था गिर गया। देखिए 17-18 साल का 19 साल का लड़का जो है वो शेक्सपियर पढ़ लेता है और सामने उसके पूनम सा चांद है और वो कहां से दर्शन ले आता है। देखिए आप कविता कैसे जन्म लेती है कि जिंदगी का खेल खेला, थक गया था गिर गया। जिंदगी का खेल खेला, थक गया था गिर गया। आज पूनम चांद ने हैरान कर दिया, तेरी कलम ने कागज बदनाम कर दिया। बेहोश अधरों ने छलकता जाम फिर पिया, तेरी कलम ने कागज। इस तरह से पहली कविता जन्म लेती। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए ऐसे रचनाएं जन्म लेती हैं, ऐसे कविताएं जन्म लेती हैं। और अंकुरण के लिए बीज देखिए किसने बोया, वहां भी गुरु मिले आपको, उन्होंने अपना पेन आपको दिया विशेष रूप से कि आप कविताएं बनाइए इसके लिए। तो कितनी बड़ी बात है आदरणीय। और ये ऐसी चीजें होती हैं कि जीवन के ऊपर हमेशा अनमोल छाप छोड़ देती हैं जी, वो हमेशा याद रहती हैं, उनको आप कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद हमारे साथ ऐसे मित्र अभी भी हैं, इस पटल पर भी हैं, जो हमें थोड़ा सा छेड़ देते हैं और कविताएं बन जाती हैं। जी 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 जी। तो आदरणीय जो है ये बहुत ही अब जैसे आपका आपके कॉलेज में आपके इस तरह से आपकी उनकी जो आपकी जो शिक्षिका थी, उन्हें आपको पेन दिया, उनसे आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। इसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि आपके विवाह के बारे में थोड़ा, और जैसे कॉलेज की शिक्षा आप प्राप्त कर लेते हैं, आपने शिक्षा पूरी करी, उसके बाद में जॉब की तरफ जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। पर उससे पहले हम चाहेंगे कि आप गीत अपना एक सुना दें आदरणीय, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग वो आपसे गीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज मैं राष्ट्रीय धारा का एक गीत सुनाने जा रहा हूं। हमारे बहुत से कवि मित्र हमारे पटल पे भी हैं, इसके बाद भी सुनेंगे। और आज समय की मांग है, जब हमारा भारत देश उन्नत कर रहा है। हमारे भारत देश की महिमा क्या है आज के देश, आज के परिप्रेक्ष्य में एक दोहा देखें पहले आप संदर्भ में कि भारत मां को मिल गए योगी संत कबीर। भारत मां को मिल गए योगी संत कबीर, विश्व पटल पर खींच दी लंबी अमिट लकीर। विश्व पटल पर खींच दी लंबी अमिट लकीर। तो वो अमिट लकीर हमारे इस देश की परिपाटी में जोड़ के गए हैं राम और कृष्ण। मैं आज राम और कृष्ण को केंद्र में रख करके अपना ये गीत सुना रहा हूं। हमारे जितने भी मित्र हैं जो गीत लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं, वो इसको बहुत हृदयंगम करें। हम अपने देश की महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं, भारत महिमा का। भारत वंदना कर लेते हैं। वंदना जी हैं, वंदना पांडे भी हैं पटल पे, तो मैं भारत वंदना कर लेता हूं। देखें साहब, हमारे देश की दो आंखें हैं और दोनों का हम बहुत प्रासंगिक हैं आजकल के संदर्भ में। कौन कौन? राम और कृष्ण। क्यों है देखें आप कि खाए झूठे बेर भरत के गुण गाए रघुराई। खाए झूठे बेर, आजकल के नेता झूठी कहते हैं हम दलितों के साथ हैं, फलाने के साथ हैं। राम का चरित्र देखिए कि खाए झूठे बेर भरत के गुण गाए रघुराई, और वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। खाए झूठे बेर
राजा को कितना नम्र होना चाहिए, कितना अपनी प्रजा से ताल्लुक रखना चाहिए कि कुछ व्यवधान आया है कि खाएं जूठे वे। लगता है कुछ थोड़ा लाइट की समस्या है, ऐसा लगता है आदरणीय कवि निर्मल जी की साइड में। अभी हम जब तक हमारे आदरणीय अतिथि हमसे नहीं जुड़ जा रहे हैं, मैं आप सब लोगों का पुनः नमन प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतना श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुसुम सिंह अविचल जी, और हमारे साथ उससे पूर्व में जुड़े हुए थे आदरणीय भूदेश शर्मा जी। आप सब लोगों का जी 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 आदरणीय, आ रही है आवाज, प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, हाँ। तो देखें साहब, हमारा देश कैसा है कि खाएं जूठे बेरो भारत के रघुराई, और वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। कि शुभ्र ललाट हिमालय चरणों में आसागर सोया, शुभ्र ललाट हिमालय चरणों में आसागर सोया। जिसके सीने का खारापन गंग जमुन ने धोया, जिसके सीने का खारापन गंग जमुन ने धोया। जहां ऋचाओं की रोली से तिलक किया जाता है, जहां ऋचाओं की रोली से तिलक किया जाता है, और खेल खेल में जहां मृत्यु को वर्ण किया जाता है, खेल खेल में जहां मृत्यु को वर्ण किया जाता है। नित्य नए सूरज सी युवती, नित्य नए सूरज सी युवती प्राणों में अरुण आई। वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। और देखें साहब हमारे हीरो देश के कि गौतम गांधी महावीर की जन्मस्थली यहाँ है। शर्मा जी, हमारे देश में क्या क्या है कि गौतम गांधी महावीर की जन्मस्थली यहाँ है, और ललकारों से भरी कबीरा वाली गली यहाँ है, ललकारों से भरी कबीरा वाली गली यहाँ है। कि जहां उमंगों उल्लासों से, जहां उमंगों उल्लासों से आशाओं का परिणय है, जहां उमंगों उल्लासों से आशाओं का परिणय है, और जहां पराजय मरण और जीवन का नाम विजय है, जहां पराजय मरण और जीवन का नाम विजय है। जहां प्राण लेते आए हैं, कि जहां प्राण लेते आए हैं प्राणवान अंगड़ाई। वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। खाएं जूठे बेर भारत के, खाएं जूठे बेर भारत के, गुण गाए रघुराई। और वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। शेखर बिस्मिल बोस भगत सिंह वीर शिवाजी योधा, शेखर बिस्मिल बोस भगत सिंह वीर शिवाजी योधा। सीने की टक्कर से तोड़े गए जहां सरगोधा, सीने की टक्कर से तोड़े गए जहां सरगोधा। देश के जिसने ऊंचे सुर में मानवीय गुण गाए। हमारे देश में कोरोना हुआ, पूरे विश्व में कोरोना हुआ, हमने 125 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना वितरित की। मानवता नहीं तो क्या है।
कि देश के जिसने ऊंचे सुर में मानवीय गुण गाए और नव प्रभात का दिया संदेशा, सोते हुए जगाए मित्रों, सोते हुए जगाए। जहां मनुष्यता जाग रही है, जहां मनुष्यता जाग रही है, झुकती है तरुणाई। जहां मनुष्यता जाग रही है, झुकती है तरुणाई। वंदनीय वो नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। खाए झूठे बेरो भरत के गुण गाए रघुराई। और साहब क्या हुआ, हमारे देश में विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट सर्वश्रेष्ठ एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता। मित्रों, जिसको गीत नहीं आता वो गीता नहीं पढ़ सकता है, गीता का महत्व नहीं जान सकता है। गीता से गीत बना है, गीता अपने आप में गीत है, महागीत है। देखें आप, उसकी रचना हमारे देश में हुई कि कुरुक्षेत्र के मध्य जहां गूंजी गीता कल्याण, कुरुक्षेत्र के मध्य जहां गूंजी गीता कल्याणी। बहे अनवरत मंत्र न टूटी द्वैपायन की बानी, बहे अनवरत मंत्र न टूटी द्वैपायन की बानी। कि वाल्मीकि तुलसी मीरा सुरा ने जो सुर गाए, वाल्मीकि तुलसी मीरा सुरा ने जो सुर गाए और जीवन राग बन गए जग ने बार बार दोहराए मित्रों, बार बार दोहराए। विशेष ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पे कि जिसने नापी हर गहराई, हमारे देश ने, कि जिसने नापी हर गहराई और छूली हर ऊंचाई। वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। शर्मा जी, कि जिसने नापी हर गहराई, जिसने नापी हर गहराई और छूली हर ऊंचाई। वंदनीय वो देश जहां नाचे हैं कृष्ण कन्हाई, नाचे कृष्ण कन्हाई। फिर सुनाएंगे, बहुत बड़ा गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। इस ये देखिए कि काव्य की गहराई कितनी है और काव्य की ऊंचाई क्या है, उसका पैमाना आपने दिखाया है आज कि कहाँ से हमारा देश कैसे महान है। और उसको महान बनाने के लिए ऐसे नहीं, सब लोगों ने क्या किया वो सब के बारे में आपने वर्णन किया। कविता लिखना ही नहीं, कविता लिखना तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कविता की अभिव्यक्ति और वह भी जीवंत अभिव्यक्ति बहुत बड़ी चीज है। एक तो सृजन करना, उसको अभिव्यक्त करना, वो सबके बस की बात नहीं होती आदरणीय। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी कविताएं जीवंत हैं और उसकी अभिव्यक्ति उससे भी बड़ा आपका जो है जीवंतता का उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो उसी चीज के लिए हम इस चीज के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आपको। अब हम उससे आगे चलते हैं कि आपके बारे में बात हो गई है। अब जैसे रहा है परिवार में आपके, जब छुट्टियां होती हैं कॉलेज में तो बच्चे अपने मामा के यहाँ जाते हैं, नाना के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ मस्ती चलती है। तो उसमें उसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे और उसके बाद में फिर आपका जैसे व्यवसाय रोजगार है, जॉब आपकी लगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब विद्यार्थी जीवन में जब छुट्टियां होती थी, लॉन्ग लीव होती थी मई जून में, तो उस समय हमारे संस्कार तो माता ने अच्छे डाल ही दिए थे, दोपहर में कुछ कुछ पढ़ना है, सोना नहीं है। तो उसी समय हम जैसे टीनेजर बोलते हैं, टीनेजर लव होने लगा था। मैंने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा और पुरस्कार को पढ़ा, ये कहानी वो पढ़ी तो हमारे मन में भी आया कि हम भी एक लव मैरिज करें, और वो भी मन में, सपनों में। वैसे तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मन में आया कि लव। तो मैंने एक कहानी लिखी साहब, उसका नाम रखा प्रेम परिणय। प्रेम परिणय का हिंदी इंग्लिश रूपांतरण का लव मैरिज होता है।
प्रेम का परिणय। तो आप देखिए उस समय मैं शायद 12th में था, तो छुट्टियों में मैंने लिखा, किसी की प्रेरणा से किसी ने कहा कि आप लिखिए, तो मैंने लिखी प्रेम परिणय कहानी। उसमें पात्र देखिए आप उस समय के, उसमें एक पात्र है दीपक, जो एक दूसरी लड़की है रजनी, दूसरी पात्र है रजनी। दीपक एक दीपक और रजनी दोनों सहपाठी हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। और एक पात्र है उसमें उषा, उषा डान जिसे बोलते हैं। तो तीन ही पात्र मुख्य रूप से हैं और कई हैं। तो हमने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि दीपक और रजनी, यद्यप दीपक एक डॉक्टर साहब का लड़का है, बड़े अभिजात्य वर्ग से आता है, रजनी एक छोटे से गरीब से दलित वर्ग के परिवार से आती है, बहुत छोटे, लेकिन दोनों एक मंच पर, एक क्लास में, एक मानसिक स्थिति में है और दोनों इंटेलिजेंट है, इसलिए आपस में मैत्री हो जाती है उनकी। तो दीपक बहुत सारी बातें करता है उस अपने नए दोस्त से, रजनी से। और मैंने वहां पर साहब ये कोशिश की दिखाने की, ये डायलॉग दिखाए हैं एक दूसरे के, तो उसमें कोशिश की है, दीपक कहता है कि दीपक का अस्तित्व कब है, जब रजनी उसके साथ हो रात, और रजनी का अस्तित्व अगर समाप्त हो जाता है तो दीपक का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे उषा आती है, सवेरा होता है, वैसे ही दीपक और रजनी दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे पूरा लिखा है। और होता यह है कि दीपक और रजनी दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन करके फेयरवेल पार्टी देते हैं और अपने अपने उसमें निकल जाता है। दीपक लंदन चला जाता है पढ़ने के लिए, बड़े डॉक्टर साहब का लड़का है, और रजनी जो है वो एक छोटे से पिताश्री की बेटी है, तो वो पढ़ना बंद कर देती है, उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। और दीपक 3 साल बाद जब आता है तो तब तक जो है रजनी इंतजार करती है उसका, और उसके बाद जो है वो दीपक की शादी होने वाली है किसी और लड़की से जिसका नाम है उषा, और वो बारात सजी हुई है, बाहर बैंड बज रहा है और कारें लगी हुई हैं, बाराती लोग तैयार हो रहे हैं, और दीपक और वो उसका द्वाराचार के लिए वो अनुष्ठान हो रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। उसी समय पंडित जी से वो कहता है कि हमें थोड़ा सा लघु शंका के लिए हमें समय दे दे। तो उन्होंने समय दिया है। तो उसी बीच देखा उसने कि दूर से एक रजनी दिखाई पड़ती है, जो दीन है, उसको आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वो आई है देखने। तो उसको ले जाकर के एक कमरे में बंद करते हैं और दोनों ही लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी, कई बार हो जाती है। नोएडा में आजकल लाइट का आना जाना थोड़ा सा लगा हुआ है। तो हमारे जब तक परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी हमसे जुड़ते हैं, मैं पटल पर उपस्थित सभी अपने आदरणीय काव्य प्रेमियों को एक बार फिर से नमन वंदन करता हूं। हमारे साथ बेजार अहमदाबादी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आदरणीय आरन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पटल पर उपस्थिति हमेशा जो वंदना पांडे जी की बनी हुई है हमारे साथ में पूर्व में आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए थे, चेतना श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज पटल से आप लोगों से जुड़ने से ही पटल की जीवंतता बनी रहती है। ये पटल अभी हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब आ गए हैं हमारे साथ में आदरणीय प्रमोद जी, तो स्वागत है आदरणीय हमारे से जी। तो मैं वो सुना रहा था, वो इस तरह से मेरी कहानी का निर्माण हुआ दीपक रजनी उषा की। जैसे दीपक रजनी साथ साथ रहते हैं तब तक वो चलता है, प्रेम परिणय हो गया उनका, और जैसे उषा आती है, सवेरा होता है, वैसे दीपक और रजनी दोनों विलीन हो जाते हैं। तो एक ही कार में दोनों की अर्थी सजा के ले आई जाती है, आगे आगे बैंड बज रहा है, पीछे पीछे बाराती लोग जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं। तो इस तरह से एक कहानी पहले लिखी, जिसको बाद में हमने उपन्यास रूप में परिणित कर दिया। अब उस प्रेम परिणय नामक उपन्यास पर फिल्म बन रही है साहब। जी 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 आदरणीय जी, आवाज आ रही है? आपका सुन रहे हैं सब लोग?
हाँ हाँ, तो बस इस तरह से हमारा वो कहानी हमने इसी तरह से हम दोपहर में कुछ न कुछ क्रिएटिव करते थे और बहुत से लोगों से प्रभावित हुए। जब मैं अभाव में था तब भी मैंने रचना लिखी और बहुत ज्यादा कष्ट था, तो फिर मैंने लिखा। एक मुखड़ा सुना देता हूँ आपको गीत को। जब आर्थिक अभाव था, नौकरी नहीं लगी थी, तो जी कविता निकलती है कि क्यों उदास है मन, क्या बात हो गई, क्यों उदास है मन, क्या बात हो गई, गुनगुनाते गीत आधी रात हो गई, लिखते लिखते कविता आधी रात हो गई, वाह गुनगुनाते गीत आधी रात हो गई। क्यों? कविता के क्षेत्र में देखें क्या हो रहा है कि अर्थ का ही अर्थ और अर्थ में ही अर्थ है, अर्थ का ही अर्थ और अर्थ में ही अर्थ है, बिल्कुल नीर क्षीर पृथक करने का विवेक व्यर्थ है, नीर क्षीर पृथक करने का विवेक व्यर्थ है, हो अर्थहीन आदमी, अर्थहीन आदमी तो आदमी नहीं, अर्थ के बिना तो कोई जिंदगी नहीं, अर्थ के बिना तो कोई जिंदगी नहीं। अरे बाग की अली कली, बाग की अली कली उदास हो गई, गुनगुनाते गीत आधी रात हो गई, और क्यों उदास है मन, क्यों उदास है मन, क्या बात हो गई, गुनगुनाते गीत आधी रात हो गई। इस तरह से कविता यात्रा शुरू चलती है। हाँ देखिए, आप उस समय भी कविताएं कैसे निकलती हैं, परिस्थितिवश भी कविता निकली और अर्थ के ऊपर ही, अर्थ के कितने शब्द, कितने भाव उसके अंदर छुपे हुए हैं, उसी से एक कविता का निर्माण हो गया और उसी से एक गहराई उसके अंदर आ गई बहुत ज्यादा। और कुछ चीजें मैं आज अपने हमारे साथ आदरणीय जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज कुछ अंचुए पहले हमारे आदरणीय प्रमोद जी के मुख से, मुखारविंद से, सब उनसे आप जान रहे हैं और उनकी काव्य यात्रा को कैसे वो प्रमोद मिश्र से निर्मल बने। आज वो उनको निर्मल के नाम से जाना जाता है, गीतकार निर्मल के नाम से जाना चाहते हैं, वो विख्यात हैं हमारे देश के अंदर। तो ये सफर इतना आसान नहीं था, पहले कठिनाइयां और उसके बाद जैसे सोना चमक जाता है और निकलता है भट्टी से बिल्कुल बाहर, वैसे हमारे आदरणीय परम आदरणीय हमारे प्रमोद मिश्र निर्मल जी एक महान गीतकार बने हैं। और मैं अब उनसे जानना चाहूंगा कि आदरणीय आपका एक, जब आप बड़ा मुश्किल होता है, जब किसी आप जॉब में होते हैं और जॉब करते करते अपने मन के भावों को कंट्रोल करना, आप एक, क्योंकि कवि हृदय है आपका और आपको जीवन यापन के लिए अपने समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए और अपने जो आपका परिवार है उसके पालन पोषण के लिए व्यवसाय या जॉब या नौकरी कुछ भी करना बहुत आवश्यक है। तो उसके साथ साथ अपनी कविताओं को जीवित रखना, उनको जीवंत बनाए रखना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो उसमें आपको कितनी परेशानियां आई और किस तरह आपने उनको परेशानियों को, बाधाओं को पार करके आप अपने लक्ष्य तक मुकाम हासिल करा, उसके बारे में संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सब लोग सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है शर्मा जी, और मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का खाने पीने के लिए अपना रोटी रोजगार जो भी होता है अपना करे, लेकिन ब्रेड फॉर द बॉडी एंड वर्च्यू फॉर द सोल, इस चीज का ध्यान रखिए कि खाना भोजन जो है वो शरीर के लिए है, आपकी आत्मा के लिए जो भोजन चाहिए वो आपको उतना प्रिय होना चाहिए जैसे आपकी प्रेयसी होती है। जैसे आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से प्रेम करते हैं, अपनी प्रेयसी से प्रेम करते हैं, उतना ही आपको अपनी हॉबी से प्यार होना चाहिए और ये हॉबी आगे चल के आपका एक सृजन बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने अपने इस सृजन को बैंक की नौकरी करते हुए, बहुत रिस्पॉन्सिबल पद पे रहते हुए भी मैंने इसको जीवंत रखा और वहां जब भी मौका मिलता मैं हिंदी से जुड़ जाता। हमारे यहाँ एक हिंदी पत्रिका निकलती थी, मासिक,
बैंक की दर्पण, मैं उसमें संपादक मंडल में आ गया। फिर मैं अपने विचार आराम से व्यक्त करता था, कविताओं में, लेखों के जरिए, वैसे कहानी के जरिए, तो उससे मैं जुड़ा रहा। और एक और मेरी आदत साहब कि मैं रात में तब सोता हूँ, आज भी मेरी आदत वो बरकरार है, कि जब तक मैं 1-2 घंटे कोई न कोई पढ़ना लिखना सृजन न कर लूं। आज भी जो हमारे दर्शक, हमारे साथी लोग हमारे फेसबुक से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, वो निश्चित रूप से जानते हैं कि हम बहुत कुछ लिखते पढ़ते हैं। हम लगातार लिखते ही पढ़ते रहते हैं, कभी दोहा, कभी मुक्ता, कभी गीत हम डालते रहते हैं। आजकल जब हम देखते हैं इससे चलते फिरते, तो आपने कहा कि इसको जीवंत कैसे रखा है अपनी जीविका को, तो मैं उसके लिए सब दर्शकों को, सब रचनाकारों को, सब मित्रों को बताना चाहूंगा। एक मुक्तक देखिए, मेरा दर्शन कि क्या होना चाहिए, कि बहुत शोर है, खुद से बातें करो। बाहर तो बहुत शोर है, तरह तरह के शोर हो रहे हैं। बहुत शोर है, खुद से बातें करो। मन की सुबह शाम रातें करो। बहुत शोर है, खुद से बातें करो। मन की सुबह शाम रातें करो। सवेरा शाम को ही ढल जाएगा। सवेरा शाम को ही ढल जाएगा। किसी चीज का सवेरा हो मित्रों, सवेरा शाम को ही ढल जाएगा। वक्त कम वक्त है, मुलाकातें करो। वक्त कम वक्त है, मुलाकातें करो। बहुत शोर है, खुद से बातें करो। तो हर व्यक्ति को अपने से बात करनी चाहिए, अपने मन की सुनना चाहिए। सब कुछ, रामायण, भागवत, गीता, सत्संग, भगवान का संस्मरण, सब कुछ हमारे अंदर है मित्रों। सत्संग का मतलब हम अपनी सच्ची आत्मा से जब हम मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, तो सत्संग होता है। जब हम अपने सच्चे मन को प्राथमिकता देते हैं, सच्ची भावनाओं को सामने लाते हैं, तो हमारे सामने भगवान होता है हमारे साथ में। मैं तो कहूंगा कि अगर आप प्रेम करते हो तो बिल्कुल सच्चे मन से करो, आपको आत्मा के, परमात्मा के दर्शन होंगे। अगर आप नफरत करते हो तो आप थोड़ी देर बाद करो, कुछ दिनों बाद करो, क्योंकि ये नफरत करने की चीज नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को हर समय, अगर गरीबी है तो उसको झेलो, बहुत अच्छे से झेलो, अच्छा लगेगा। रियलाइज करिए, बढ़ गई कितनी गरीबी, घट गई जितनी करीबी। मैं उस व्यक्ति को गरीब नहीं मानता जो आर्थिक रूप से विपन्न होता है, मैं उस व्यक्ति को गरीब मानता हूं जिसके साथ 4 साथी ना हो। बढ़ गई कितनी गरीबी, घट गई जितनी करीबी, मौत से महंगे कफन बिकने लगे। बद हुई इतनी नसीबी, बद हुई इतनी नसीबी, बद हुई इतनी नसीबी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर आदरणीय। आपने एक छोटी सी 4 लाइनों के अंदर ही इतना बड़ा संदेश दिया। वो वास्तव में आपका कहना एकदम सटीक है कि गरीबी उसकी बढ़ जाती है, वो बिल्कुल गरीब है जिसके साथ करीबी, जिसके 4 लोग करीब नहीं है। जिनके पास वास्तव, हमारी अमीरी इसी बात से होती है कि आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग आपको मन से चाहते हैं। एक तो ये होता है कि एक कंपल्शन होता है किसी के साथ रहने का, और एक ही होता है दिल से चाहना। कितने लोग आपको दिल से चाहते हैं, कितने लोग आपके साथ चलते हैं। एक बात ये छोटी सी आ जाती है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको लोग कितने चाहते हैं यदि आप रात में सोने से पहले एक बार ये अपने मन में सोचें कि मैं इस समय रात को 1 बजे किसको आवाज लगाऊं, मुझे कोई परेशानी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हजारों की भीड़ में से वो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं या 6 लोग हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आदरणीय, ये तो रहा कि आपने, जब आपका बैंक की नौकरी में बहुत काम होते हैं और आपने बैंक की नौकरी में भी ऊंचाइयों को छुआ है, आप अपनी तरक्की करते हुए इतने ऊंचे पद तक गए हैं, तो वहाँ काम इतना अधिक होता है। जो मेरे बैंक में मित्र हैं बहुत सारे, मैं जानता हूँ कि वो कई, एक हमारे सीनियर मैनेजर थे, बराबर में रहते थे, तो वो घर पे वो काम लेके आते थे बेचारे अपने, और वो ये कहते थे कि भाई मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका काम भी मुझे कई बार करना पड़ता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ती चली जाती है, तो जो सबसे वरिष्ठ होता है पद पर बैठा, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस तरह से आपने अपनी
रचनाओं की और काव्य यात्रा को नए आयाम दिए, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है आदरणीय। और बहुत ही सुंदर आपने बात बताई। उसके बाद में आपका ये तो रहा, आपने जो जो आप, ये हमको पता है आपने फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, आपने कहानियां लिखी हैं, आपने सीरियल्स लिखे हैं, और बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है आपने। और हमारे पास में एक पूरी लिस्ट है मेरे पास में आपके जो रचनाएं हैं उनकी। तो हमारे मित्रों को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे मित्र जो जुड़े हुए हैं, पटल के साथ जुड़े हुए हैं इस समय, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रमोद मिश्र साहब की जो बहुत सारे काव्य संग्रह हैं हमारे, मैं उनके एकदम नाम आपको बता देता हूँ अभी। हाँ, तो हमारे जो शिक्षा के मामले में हमारे निर्मल जी हैं, वो उन्होंने, आप देखिए, वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो काव्य की दृष्टि से एकदम उच्च कोटि का है बिल्कुल। उसके बाद में उनका साहित्यिक, जो उनके गुरु परम श्रद्धेय नीरज जी, जो गीतों के मामले में वो तो गुरुओं के गुरु हैं, और उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आप भी उनके जो आपको मिला, सानिध्य मिला, और उनसे जो एक गुरु जैसा मिला, उसी का आज प्रभाव है कि आप इतने उच्च कोटि पे, आप इतने ऊंचे स्थान पर विराजमान हैं आदरणीय। उसके साथ साथ हमारे लेख में कहानी, निबंध, उपन्यास, लघु कथा, नाटक, पटकथा लेखन, धारावाहिक, टेलीफिल्म, आलेख लिखे हैं आपने, कविता, गीत, गजल, दोहा, छंद, कहाँ कहाँ, मतलब कोई, ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं, 2 गीत संग्रह हैं, निर्मल दोहावली, और कविता संग्रह है खंड काव्य शाकुंतला, उपन्यास प्रेम परिणय, नाटक, टेलीफिल्म्स दायरा, धारावाहिक उस पार, और कई काव्य संग्रह, उनके बहुत सारे गीत रचनाएं सैकड़ों हैं। आप उनकी रोजाना देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, और कई जो सोशल मीडिया का आजकल जमाना है उस पर आप देखते हैं। तो उसके लिए तो वो सागर है एक, मैं कहूँगा, और एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आज की डेट में, जो है हमारे नए उभरते रचनाकारों के लिए, गीतकारों के लिए। तो आदरणीय, मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि गीतों का आपका एक ऐसे महान गीत आपके पास है, तो बहुत ही जो प्रिय आपकी रचना है, बहुत सुंदर सी, वो आप हमें सुना दीजिए। हमारे दर्शक उसे सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है। जो देखिए साहब, साहित्यकार के लिए, रचनाकार के लिए, गीतकार के लिए उसका हर बच्चा, हर गीत बच्चे के समान होता है। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे गीत लिखने की प्रोसेस ही अलग है। मेरे मन में पहले ध्वनि आती है, एक चित्र आता है, और चित्र के साथ साथ ध्वनि आती है, और चित्र, फिर मैं उस पर चित्रांकन करता हूँ, शब्दांकन करता हूँ, वो बात की प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले मेरे मन में वो आता है। एक दोहा देखिए आज का, उसके बाद मैं अपनी प्रिय रचना आपको सुनाऊंगा। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, जो पटल के उस पार है, मैं उन सबको नमन करता हूँ अपनी प्रिय रचना सुनाने के लिए। एक छोटा सा दोहा सुनाना चाह रहा हूँ, जो आज ही लिखा है। प्यार के बारे में मेरी क्या राय है, देखिए साहब, एक दोहे में मैंने भरने की कोशिश की है प्यार को, कि चीखों का इतिहास है कटा फटा भूगोल। चीखों का इतिहास है, प्यार मित्रों क्या है? चीखों का इतिहास है कटा फटा भूगोल। बाजारों में बिक रहा प्यार शब्द अनमोल। बाजारों में बिक रहा प्यार शब्द अनमोल। आप देखिए, जगह जगह बिक्री हो रही है उस प्यार शब्द की। लानत है ऐसे प्यार पर। आइए, ऐसे एक प्यार का गीत आपको सुनाते हैं, कि प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर हो जाती है। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रेम तो प्रेम है। प्रेम हमेशा मन में पनपता रहता है, याद करता रहता है।
हमारे साथियों को समर्पित है ये गीत। सुनाए लेकिन फिर भी सुनिए आप लोग। सुनिए शर्मा जी आप। कि याद आओगे फकत याद आओगे सजन, अब तो कहानी की तरह याद आओगे सजन, अब तो कहानी की तरह और लौट भी क्या पाओगे, लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगे। जाते जाते उसको याद कर रही है, याद आओगे सजन, अब तो कहानी की तरह और लौट भी क्या पाओगे, हाँ लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगी। बंद सुने मित्रों बड़े ध्यान से, रचनाकार मित्र हमारे। कि रूप का मंदिर दिखा खुद ही माथा झुक गया, रूप का मंदिर दिखा खुद ही माथा झुक गया, रूप का मंदिर दिखा खुद ही माथा झुक गया, खुद ही माथा झुक गया, और नास्तिकता बह गई, नास्तिकता बह गई, बारिश के पानी की तरह याद आओगे सजन, हाँ याद आओगे सजन, अब तो कहानी की तरह और लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगे। देखिए साहब, एक बंद उन रचनाकारों को देना चाह रहा हूं जो गीत लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, एक कल्पनाशीलता देखिए कि प्रीत ने काजल लगाया स्वप्न की जब आंख में, प्रीत ने काजल लगाया स्वप्न की जब आंख में, प्रीत ने काजल लगाया स्वप्न की जब आंख में, हाँ स्वप्न की जब आंख में, क्या हुआ मित्रों, बह गई खुशबू हवा में, बह गई खुशबू हवा में, रात रानी की तरह याद आओगे सजन, हाँ याद आओगे सजन, अब तो कहानी की तरह और लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद आओगे। मित्रों एक सांसारिक बंद सुने, कविता की पंक्तियां घर लेके जाएं इनको, कि हर आदमी इस समय परिस्थितियों का दास है। तब वो प्रेमिका, वो प्रेयसी क्या कहने लगती है कि साख्त होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां,
सख्त होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां। मित्रों, हर इंसान परिस्थितियों का दास है, जकड़ा हुआ है। केवल इंसान नहीं, पूरी सृष्टि है। देखिए एक मेरा मुक्तक यहां पर देखिए कि एक काली डोर से अंबर घिरा, बंधनों में जीर्ण है सारी धरा। एक काली डोर से अंबर घिरा, बंधनों में जीर्ण है सारी धरा। आखुरी ने तो बहुत बांधा, मगर गंध ने माना नहीं कोई दायरा, गंध ने माना नहीं कोई दायरा। तब कहती है वो कि साख्त होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां, हाँ वक्त की ये रस्सियां। और उम्र ने बरता हमें, उम्र ने बरता हमें हर पल मथानी की तरह याद आओगी। हाँ याद आओ। दोबारा से बंद सुनाइए कि साथ होती जा रही हैं वक्त की ये रस्सियां, हाँ वक्त की ये रस्सियां। और उम्र ने बरता हमें, उम्र ने बरता हमें हर पल मथानी की तरह याद आओगे। हाँ याद आओगे सजन, अब तो कहानी की तरह। और देखिए साहब, दर्द की पराकाष्ठा देखें। यहां पर निर्मल ने दर्द और पीर को अलग अलग करने की कोशिश की है। कैसे डिफाइन किया है ये देखें आप। कुछ कौशल, कुछ शिल्प लगे आपको तो मुझे आशीर्वाद दें। दर्द क्या होता है, पीर क्या होती है, शर्मा जी देखें आप। स्वागत 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 स्वागत। कि देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट की। देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट की। देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट की। हाँ दर्द के सम्राट की। और पीर बढ़ती जा रही। मित्रों, दर्द के बाद पीर, पीर बढ़ती जा रही बेटी सयानी की तरह याद आओगे। देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट की। हाँ दर्द के सम्राट की। और पीर बढ़ती जा रही, पीर बढ़ती जा रही बेटी सयानी की तरह। ऐसे में भी याद आओगे फकर, अब तो कहानी की तरह। और अंतिम बंद सुनाता हूं आज की इस कविता का कि आदमी का जीवन कैसा होता है। जैसे पानी का 4 अवस्थाएं होती हैं, ऐसी हमारी जिंदगानी की 4 अवस्थाएं होती हैं। हमारी कविता का ये दर्शन है। बड़े मित्रों, हमारे बड़े ध्यान से इन पंक्तियों को लेना कि हिम कभी वर्षा, कभी सागर, कभी सरिता, कभी हिम, कभी वर्षा, कभी सागर, कभी सरिता, कभी। ये पानी का स्वरूप है मित्रों।
हमारी जिंदगानी के भी ऐसी, हमारी जिंदगी को भी कभी कभी ऐसा ही होना पड़ता है। हिम बर्फ, हिम कभी वर्षा, कभी सागर, कभी सरिता, कभी सागर, कभी सरिता, कभी आदमी की जिंदगी है, आदमी की जिंदगी है दोस्त पानी की तरह, याद आओगे, हाँ याद आओगे फकत अब तो कहानी की तरह, और लौट भी क्या पाओगे बीती जवानी की तरह, याद आओगे। बहुत बहुत वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर रचना। और हमारे जो आदरणीय दर्शक जुड़े हुए हैं पटल पर हमारे पास नेपथ्य में, उसमें आबिदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोप कुमार मिश्र जी जुड़े हुए हैं, दीप्ति द्विवेदी जी शुरू से हमारे साथ में बनी हुई हैं, वंदना पांडे जी हमारे साथ बनी हुई हैं, आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग पटल पर जुड़े हुए हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सब हमारे पटल से जुड़े हुए मित्रों को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। वो एक उत्कृष्ट काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं और हमारे साथ हमारे परम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी हमारे साथ हैं। हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष वो अपनी वो उत्कृष्ट रचनाएं रख रहे हैं जो शायद आपने पूर्व में उनमें से कुछ रचनाओं को तो शायद ना सुना हो। अब वो लेखनी की पहली लेखनी से जो लिखी गई रचना है वो इतनी सुंदर रचना थी। तो आदरणीय, अब ये सारी बातें हो गई हैं, अब हमारे जितने पटल पर उपस्थित हैं उनका वंदन अभिनंदन हो गया, उनसे सब लोग जुड़े हुए हैं। अब चूंकि ये कार्यक्रम काव्य से रिलेटेड है, कविताओं से रिलेटेड है, हम ये चाहेंगे आदरणीय छोटी सी एक और कविता आप करें ताकि फिर हम उसका समापन करेंगे अपने कार्यक्रम का। और इसकी इति जो है वो उसी तरह से जैसे आगाज हुआ है हमारा, इतने सुंदर तरीके से वो हो जाए। एक और रचना आपके लिए। बहुत अच्छी बात है, आप थोड़े से समय में बहुत सारी चीजें जान लेना चाहते हैं। मेरा भी मन होता है, साहित्यकार जो होता है वो तो इतनी सारी रचना उसकी प्यारी होती है, वो चाहता है कि सारी सुना दूं। तो निश्चित रूप से मैं आपको एक अपने खंड काव्य है शकुंतला, वहां से एक शकुंतला की प्रतीक्षा गीत सुना दे रहे हैं आपको, कि शकुंतला किस तरह से अपने दुष्यंत की प्रतीक्षा करती है, और वो हमारी आज की बहनों बेटियों के लिए एक आदर्श रूप भी हो सकती है। शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया था, प्रेम परिणय किया था, लव मैरिज की थी, लेकिन उसने किस तरह से निर्वहन किया दुष्यंत के साथ, और किस तरह से उसने दुख सुख सहे लेकिन उनको नहीं छोड़ा अंत तक, बाद में वो मिल भी गए। तो हमारी बहनों को, हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। आप गीत देखें, आज की अंतिम पुष्प के रूप में प्रतीक्षा कर रही शकुंतला। प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम। अपने पति को, दुष्यंत को प्राण बोलती है। इसी आधार पे प्राणेश्वर और प्राण ये सब बोले जाते हैं कि प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे। विवशता देखिए क्या कहती है, विवश है वो, कि ये हठीले नयन मेरे, ये हठीले नयन मेरे द्वार पर जा झुक गए, प्राण तुम लौटे नहीं,
प्राण तुम लौटे। शर्मा जी खुद तो चाहती है कि मैं ना जाऊं, उनकी प्रतीक्षा ना करूं, लेकिन आंखें उसकी हैं। ये हठीले नयन मेरे, ये हठीले नयन मेरे, द्वार पर जा झुक गए। प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे। अंदर निकल रहा उद्बोधन। तो फिर क्या कहती है, अपने मन में सोच रही, कह रही है, और जो हमारी बहनों की बच्चियों के लिए शिक्षाप्रद भी है, कि तुम नहीं हो पास मेरे, शून्य सा सब कुछ लगा। शकुंतला बताना चाहती है हमारी नई पीढ़ी को कि अगर प्रेम करो तो उसके बिना फिर पूरा संसार शून्यवत लगे आपको। ऐसा नहीं कि एक बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, एक गर्लफ्रेंड छोड़ी, तीसरे चौथी ले ली। नो, कि तुम नहीं हो पास मेरे, शून्य सा सब कुछ लगा है। एक सोया गीत मन का, एक सोया गीत मन का, चपल बालक सा जगा। शायद का लोग ध्यान दें कि तुम नहीं हो पास मेरे, क्यों सब कुछ लगा है। एक सोया गीत मन का, एक सोया गीत मन का, चपल बालक सा जगा है। और कि लौट आओ मीत मेरे, शकुंतला ने मित्रवत उनको माना हमेशा, कि लौट आओ मीत मेरे, गीत को आवाज दे दो। लौट आओ मीत मेरे, गीत को आवाज दे दो। सुन जिसे बेसुध बनूं मैं, सुन जिसे बेसुध बनूं मैं, आज ऐसा साज दे दो, आज ऐसा साज दे। सुर सजीले आज मेरे, सुर सजीले आज मेरे, साज पर जा रुक गए। प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे नहीं। एक बंदा और सुनाने का मन है, सुने। वो ये सोच रही थी कि लोग मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या कि मधु मिलन की आस लेकर रात भर दीपक जलाए। मधु मिलन की आस लेकर रात भर दीपक जलाए। हुआ क्या कि भोर आया तुम न आए, भोर आया तुम न आए, खींच कर दीपक बुझाए। भोर आया, क्या सोच के दीपक जलाए कि मधु मिलन की आस लेकर प्यार के दीपक जलाए। भोर आया तुम न आए, खींच कर दीपक बुझाए। और उम्र भर कर ली प्रतीक्षा, अब शिथिल है गात मेरा।
मित्रों, प्रेम में शरीर तो शिथिल हो सकता है, लेकिन मन हमारा और परिपक्व हो जाता है कि उम्र भर कर ली प्रतीक्षा, अब शिथिल है गात मेरा, स्वप्न में भी मिल न पाए अनमना सा प्रात मेरा, स्वप्न में भी मिल न पाई अनमना सा प्रात मेरा, अनमना सा प्रात, कि धैर्य कितना धीर बांधे। पूछ रही है आप लोगों से शकुंतला कि धैर्य कितना धीर बांधे, आस के पल थक गए, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे, ये हठीले नयन मेरे, ये हठीले नयन मेरे, द्वार पर जा रुक गए, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम। वाह 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 वाह, इतना सुंदर गीत और उतना ही सुंदर अभिव्यक्ति और उतना ही मतलब ये जीवंत हो गया। आज शकुंतलम जो है आपने उसे पुनर्जीवित कर दिया। हमारे बहुत ही हमारे पटल पर जुड़े हुए जितने भी हमारे काव्य प्रेमी हैं वो बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं इसकी। आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारे साथ आदरणीय रश्मि मिश्रा जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी हुई हैं पहले से ही। आदरणीय आपकी रचनाएं ऐसी हैं कि उनको सुनते रहो। कभी ये मन ही नहीं करता कि आपसे कहें, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है, एक समय की सीमा होती है हर चीज के लिए। तो वही एक चीज है। मैं आपके जो चरणों में दो लाइनें आपके स्वागत उसमें कहना चाहूंगा। स्वागत है सर। हे कवि मित्र ये वाणी तुम्हारी रस की धारा बन जाए। हे कवि मित्र ये वाणी तुम्हारी रस की धारा बन जाए, हर प्यासे की प्यास बुझे मन काव्य सुधासम हो जाए। बातों में सदा बरसती है मधुरमा की बरसात, तुम्हारे मीठे बोल यहाँ पर रिमझिम सावन बरसाएं। सावन का महीना है और आज आपने जो है स्वर सुधा की इतनी मधुर बारिश की है। कुछ गीत सुनाए हैं तुमने जैसे वीणा की झनकारें, कुछ गीत सुनाए हैं तुमने जैसे वीणा की झनकारें। हर शब्द तुम्हारा मोती है, हर शब्द तुम्हारा मोती है, वो लगते हैं मन को प्यारे। जो कलम तुम्हारी कहती है, मैं विशेष रूप से आपके लिए कह रहा हूँ आदरणीय, जो कलम तुम्हारी कहती है वो बात हृदय को छूती है। जो कलम तुम्हारी कहती है वो बात हृदय को छूती है। अयन की यही कामना है तुम फिर से आओ इस द्वारे। हमारी हमेशा ये कामना रहेगी कि आप आए, बार बार हम लोगों को अपने गीतों से रसास्वादन करवाएं। कवि मित्रों के संगम में, ये हमारे काव्य मित्र, इसका जो हम लोग मित्र लोग इकट्ठा होते हैं उनके लिए है। मैं जो पटल से जुड़े हमारे सभी साथी हैं, आदरणीय वंदना पांडे जी जुड़ी हुई हैं, अलका जैन जी जुड़ी हुई हैं हमारी, और सोनिया मिंगलानी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ में। सब लोग जो जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, कवि मित्रों की इस संगम में खुशियां छाई है हर मन में। आपके गीतों को सुन के भाव विभोर हो रहे हैं सब लोग। सुनकर के आपके गीत और मुक्तक है भरी बहारें जीवन में। इस मित्र काव्य संगम उपवन में सदा बहारें ऐसी हो, निर्मल जल बहता हो जैसे ऐन समय के कानन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय, आपने हम लोगों के लिए इतना वक्त निकाला। हमारे जितने मित्र लोग, कवि मित्र लोग जुड़े हुए हैं,
उन सबको आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अब पुनः पुनः अपने पटल पर उपस्थित सभी मित्रजनों से, हमारे काव्य प्रेमियों से, आदरणीय लोगों से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इतना अपने समय दिया है। ऐसे ही हमारे काव्य इस नया हमने प्रयास शुरू किया है, जिसके बीच में हमारे प्रथम कड़ी के प्रथम पुष्प के रूप में हमारे जीवंत व्यक्तित्व जो आज उपस्थित हैं, और वो आपने देखा है वो कितने जीवंत हैं, उनकी कविताएं कितनी जो हैं दिलों के अंदर प्रेम भरने वाली हैं। मैं उनका पूरा प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और अपने सभी हमारे साथ कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा जी जुड़ गए हैं, उनका जन्म दिवस भी है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। मेरी तरफ से बधाई और पूरे इस कवि बिरादरी की तरफ से उनको बधाई देना चाहेंगे। और बहुत मेरे प्रेरणा स्रोत भी है, हमारे बड़े भाई की तरह है, मैं मानता हूँ उनको। बिल्कुल, बहुत अच्छे। उम्र में भले ही मैं बड़ा हूँ, लेकिन इस मामले में मेरे बहुत वो बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता जीवंत हूँ। है वो भी। और मैं भी आपके पटल का जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ विशेष आभार आपका, जो आपने हमें इतना अवसर दिया इतने बड़े बड़े मित्रों से। और पटल के उस पार जितने भी हमारे मित्र जुड़े रहे, आगे जुड़ेंगे हमारे इस वीडियो से, तो उन सबको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग हमें सुनते हो तो भी हम सुना पाते हैं। चलते चलते दो पंक्तियां कहना चाहूंगा उन रचनाकारों के नाम कि जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी पीर वीरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी पीर वीरानी लिखना। और प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना, आंखों वाला। और इसी के साथ मैं आप सबको लोगों को नमन करना चाहता हूँ, आदरणीय शर्मा जी को और पूरे मंच को, जितने भी लोग जुड़े हैं आगे जुड़ेंगे उन सबको नमन। फिर किसी पटल पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि, प्रणाम, बधाई आपको, शुभ संध्या, नमस्कार।